चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, बच्चा कितना भी तेज हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा कितना मेहनती और अनुशासित है इससे फ़र्क पड़ता है। आप जानते हैं कि इसमें पढ़ाई इतनी अधिक करनी है कि सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो एक वैसे अनुभवी लोगों का वो जमात है जो उसी एग्ज़ामिनेशन में कहीं न कहीं असफल रहे। तो हो सकता है असफल व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से बता सकता है कि सफल कैसे हुआ जा सकता है। लेकिन साथ-साथ उसका दूसरा ये भी रूप है कि असफल व्यक्ति क्यों असफल हुआ, तो वो दूसरे को कैसे सफल बनाएगा। आपको मैं बताऊँ कि मुज़फ़्फ़रपुर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम जो भी हमारा पुराना कम आबादी को कैटर करने वाला जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अब सब समाप्त हो चुका है। मुज़फ़्फ़रपुर एक कटोरे के रूप में रेलवे द्वारा घिरा हुआ है। फलतः आज मुज़फ़्फ़रपुर का जो ओल्ड पार्ट था वो बिल्कुल भी मतलब आज जल जमाव के से जूझ रहा है। तो ये एक हमारे व्यवसाय के लिए और हमारे उन्नति के लिए बहुत बड़ा बाधक। अपने दोस्ताना और शालीनता व्यवहार के लिए जाने जाने वाले मुजफ्फरपुर के पूर्वी एसडीओ डॉक्टर कुंदन सर हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सक्सेस स्टोरी पे भी चर्चा करेंगे। बिंदुवार और मुजफ्फरपुर से इनका पुराना रिश्ता रहा है। पारिवारिक के साथ रिश्ता के साथ मुजफ्फरपुर से इनका खास जुड़ाव है। सभी मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले मुजफ्फरपुर नाव में सर आपका स्वागत। धन्यवाद। सर एक सवाल सक्सेस स्टोरी पे ही पहले चलता करते हैं। सर शैक्षणिक सफर आपका सर कैसे शुरुआत, कृषि विज्ञान की तरफ रुझान सर, और फिर आज एसडीओ कैसे? जी मेरी तो प्रारंभिक शिक्षा जमालपुर में हुई है, मुंगेर में एक शहर है, और प्राथमिक विद्यालय से लेकर के उच्च विद्यालय तक मैंने वहीं जमालपुर से ही पास किया। और फिर इंटरमीडिएट में बीएन कॉलेज पटना से मैंने अपना इंटरमीडिएट पास किया। फिर चूँकि बायोलॉजी स्ट्रीम से थे तो चाहे तो मेडिकल में जाना ऑप्शन था या फिर अन्य जो बायोलॉजी स्ट्रीम से रिलेटेड हैं सेक्टर्स उसी में जाते। तो मैंने कृषि को चुना और 2000 में मैंने कृषि से स्नातक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर से अपना लिया। 2000 में फिर पुनः आगे पढ़ाई कृषि विज्ञान में ही आगे प्रारंभ किया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जा कर के मैंने अपना ग्रेजुएशन और एमएससी और पीएचडी अपना कंप्लीट किया। 2007 में हमने पीएचडी भी वहाँ से प्राप्त कर लिया। इस बीच में बहुत सारे मित्र लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की भी तैयारी करते थे, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की। चूँकि मैं विशुद्ध रूप से एकेडमिक लड़का था और मुझे एकेडमी में ही ज़्यादा मज़ा आता था, लेकिन धीरे धीरे करके प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र तथा प्रशासनिक तैयारियाँ, ये तीनों लोगों के संपर्क में आने से ये क्षेत्र भी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मैं फिर एडमिनिस्ट्रेशन की भी तैयारी करने लगा। उसी क्रम में यूपी में भी अनेक पदों पर चयन हुआ। अंतिम रूप से यहाँ पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से मेरा प्रथम प्रयास था, उसी में मेरा चयन हुआ और मैं आज आपके सामने हूँ। बिहार प्रशासनिक सेवा पब्लिक से कहीं न कहीं जुड़ाव का एक बहुत बड़ा साधन होता है। लोग पब्लिक से डायरेक्ट पब्लिक कनेक्टिविटी में रहते हैं। सर कैसा वैसे छात्र जो बिहार प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहते हैं और एक अधिकारी बनना सभी का शौक होता है, सर वैसे छात्रों को सर क्या कहेंगे कि किस तरीके की रणनीति और क्या माइंडसेट होना चाहिए सर छात्रों के लिए? देखिए एक बात मैं बताऊँ, जो चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, बच्चा कितना भी तेज हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा कितना मेहनती और अनुशासित है इससे फ़र्क पड़ता है। आप जानते हैं कि इसमें पढ़ाई इतनी अधिक करनी है कि सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि क्या नहीं पढ़ना। और चूँकि पढ़ना बहुत अधिक है तो जो तेज बच्चे रहते हैं वो जल्दी-जल्दी कवर कर लेते हैं और
उनके पास में रिकॉल कैपेसिटी अधिक रहती है, तो थोड़ा-सा वो सक्सेस का परसेंटेज उनका अधिक रहता है। लेकिन यदि कोई ये समझे कि मैं बहुत तेज़ विद्यार्थी हूँ और मेहनत नहीं करूँगा, तो ये एग्ज़ाम्स कभी क्रैक नहीं किए जाते हैं। और देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। आपको मैं बता दूं कि अगर कोई भी आदमी ये कहता है, कोई कोचिंग सेंटर दावा करता है या कोई व्यक्ति ऐसा दावा करता है कि मेरे गाइडेंस से सक्सेस जल्दी प्राप्त किया जा सकता है, और बहुत सारी भ्रम की भी बातें रहती है ना, कमीशन में ऐसे होता है, कमीशन में वैसे होता है। मैं एक बात बता दूं कि जो बॉटम पर रहते हैं, दुर्घटनाएं उसी के साथ होती हैं। जो टॉप पे रहते हैं, आज तक कोई ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा विद्यार्थी या कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं देखा होगा जो मतलब अपने अच्छे तैयारी के साथ उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उन्होंने कभी भी दोषारोपण कमीशन के एग्ज़ाम देने के पैटर्न या एग्ज़ाम लेने के पैटर्न या परीक्षा में इवैल्यूएशन के पैटर्न पर कोई प्रश्न चिन्ह रेज किया हो। तो शॉर्टकट में जो लोग ध्यान देते हैं, उन्हीं को परेशानी है। जो अपनी अच्छी तैयारी करते हैं, उसके लिए कमीशन बहुत ही बेहतर सुअवसर ले आकर के देता है। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं विशुद्ध रूप से एकेडमिशियन था। मैंने 2-2 बार नेट क्वालिफ़ाई किया और मैं यहाँ पे पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मुझे मेरा जूनियर साइंटिस्ट कम असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन भी हुआ। फिर भी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को चुना हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन में जब मैंने यहाँ पे बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, प्रथम प्रयास में मैं मतलब पूरे बिहार में मेरा तो कंबाइंड 11th रैंक था और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मेरा 4th रैंक है। कहाँ कोई परेशानी हुई? किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, केवल मेहनत विद्यार्थी करें, मनोयोग से मेहनत करें, अनावश्यक जो अफवाहें होती हैं उस पर ध्यान न दें। सर एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ कहेंगे कि सर बीपीएससी के सिलेबस 3 पार्ट में बटे हुए हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। और सर बहुत सारा भ्रामता फैला रहता हुआ है लोगों में रहता है कि भाई ऐसे तैयारी करें, यूट्यूब के माध्यम से तैयारी करें या फिर नोट्स किसी का नोट्स पढ़ ले। सर वैसे छात्र जो सर आप क्या सर माध्यम है, एक माध्यम आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि सर वैसे छात्र जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं इस चीज़ का, वैसे छात्र को सर क्या गाइड करना चाहते हैं? देखिए, एक बात मैं बताऊं कि कोचिंग किसी चीज़ की दवा नहीं है, बल्कि किसी चीज़ की दवा कभी हो भी नहीं सकती है। कोचिंग आप जानते होंगे, मैं किसी के बुराई के लिए नहीं बात ये कह रहा हूँ। कोचिंग में वैसे ही छात्र वहाँ पर शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे होंगे जो कभी न कभी चाहे तो इसका एग्जामिनेशन की तैयारी किए होंगे या एग्जामिनेशन देते देते वो इसके एक्सपर्ट हो गए होंगे, या फिर उसकी अभिरुचि होगी कि नहीं हम जिंदगी में पढ़ लिख करके कोचिंग ही चलाएंगे, ऐसा जो कि संभावना कम ही दिखता है। तो एक वैसे अनुभवी लोगों का वो जमात है जो उसी एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं असफल रहे। तो हो सकता है असफल व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से बता सकता है कि सफल कैसे हुआ जा सकता है, लेकिन साथ साथ उसका दूसरा ये भी रूप है कि असफल व्यक्ति क्यों असफल हुआ, तो वो दूसरे को कैसे सफल बनाएगा। मैं पुनः आता हूँ कि विद्यार्थी जब तक अपने पर भरोसा नहीं करेगा, अपने मेहनत पर भरोसा नहीं करेगा और पाठ्य पुस्तकों पर नहीं लौटेगा, तब तक कोई भी कैप्सूल, कोई भी कोचिंग का कैप्सूल, कोई भी कोचिंग की दवा उसको काम नहीं करने जा रही है। हम लोगों ने जिंदगी में जितनी भी पढ़ाइयाँ की, कभी कोचिंग नहीं गए। हमारे शिक्षकों ने इतना पढ़ाया और शिक्षकों ने पढ़ाने के बाद स्वाध्याय हम लोगों ने किया। किताब में ही सारी बातें लिखी हुई हैं। आप 10 बार किताब किसी को पढ़िए, 10 तरीके से आपको समझ में आएगा। जब अपनी किताब पर आप नहीं कमांड करेंगे तो कोई भी आदमी आपको क्या ऐसा बता देगा। बेसिकली आदमी होता क्या है कि कैसे जल्दी सफल हो जाएं और कम मेहनत में सफल हो जाएं, इसके लिए तरह तरह के दरवाजे पर वो लोग अप्रोच करते हैं। मैं उन सभी विद्यार्थियों से कहूँगा कि स्वाध्याय करें, एक रूटीन बनाएं कि हमको प्रत्येक दिन 12 घंटे अगर पढ़ना है, उसमें जो जो सब्जेक्ट्स सिविल सर्विसेज के लिए पूछे जाते हैं उसमें किसमें कितना समय देना है। अब तो बहुत कम
आपको मेहनत करना पड़ रहा है, जीएस है, सब्जेक्ट में भी एक ही है, तो अब उतना तो दिक्कत भी नहीं है, पहले 2-2 सब्जेक्ट थे, पढ़ने पड़ते थे, तो समय भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो अब तो जिसके आप मास्टर हैं, जिसके आप ग्रेजुएट हैं, एक वो सब्जेक्ट ले लीजिए, जीएस की तैयारी कीजिए, बाकी जो भी है, उसकी तैयारी करने के लिए आपके पास में एक सिस्टम होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि हमको कैसे-कैसे करके अच्छी पुस्तकें पढ़ें और अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। लाइब्रेरी अगर कहीं पर अच्छी हो, टाइम पास ना करें, अपने अपने लिए ईमानदार रहें, बाकी दुनिया को दिखाने के लिए कोई तैयारी ना करें। तो ये सक्सेस टिप्स पे हम बात कर रहे थे, अब सर मुज़फ़्फ़रपुर पे थोड़ा आते हैं सर, मुज़फ़्फ़रपुर से आपका बहुत ज़्यादा जुड़ाव, क्या मुज़फ़्फ़रपुर में सर क्या आपको अच्छा लगता है? देखिए, मुज़फ्फरपुर इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ बिहार और आपको मैं बता दूँ कि अगर मुज़फ्फरपुर में आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ में अवेयरनेस लेवल बहुत अच्छा है। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति एकदम बिल्कुल अलर्ट है। ये अलग बात है कि वो पूरा अधिकार अपना प्राप्त कर पाता है कि नहीं और पूरे कर्तव्यों का अनुपालन करता है कि नहीं। लेकिन अलर्टनेस और जानकारी यहाँ पे अच्छी है, ये एक बहुत बड़ी बात। दूसरा नॉर्थ बिहार का ये व्यापारिक केंद्र है। तो यहाँ पर जो व्यापार होते हैं, सभी ऑड्स के बावजूद भी और जो यहाँ के व्यापार करने का तरीका है, सभी ऑड्स के बाद भी, ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब नायाब मतलब एक तरह से प्रयोग है कि इतनी परेशानियों के बावजूद भी जबकि यहाँ पे हवाई जहाज़ की सुविधा नहीं है, रेल तो अब इधर बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी हुआ, फिर भी कोरोना काल में काफ़ी डिस्टरबेंस हुआ है। इसके बावजूद भी यहाँ पे जो सर्वाइवल हमारे व्यवसायियों की है, वो काबिल तारीफ़ है। मोर और लेस दिस इज़ वेरी गुड सिटी, अलर्ट सिटी है, जागृत शहर जिसको कहते हैं वो है। क्या हम आप सबको बता दें कि सर का पारिवारिक रिश्ता भी मुज़फ़्फ़रपुर से है और दूसरी चीज़ है कि सर 6 साल शहर में समय भी बिताए हैं। सर 3 साल आपने पश्चिमी अनुमंडल में भी एसडीएम रहा, 3 साल आपका पूर्वी में भी हो गया हुआ है। तो सर क्या लगता है कि मुज़फ़्फ़रपुर में काम करना कितना चैलेंजिंग है सर? मैंने बताया कि मुज़फ्फरपुर के सभी लोग मतलब कानून के प्रति जानकार हैं, सरकार की योजनाओं के प्रति जानकार हैं। तो जहाँ पे लोग जानकार हैं और अलर्ट हैं, वहाँ पे आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, है ना? लोगों को बरगला करके ज़्यादा दिन तक आप नहीं रख नहीं सकते हैं। आप जैसा आपने कहा, ये मेरा दूसरा कार्यकाल है और दूसरे कार्यकाल को में भी हमने यही पाया कि लोगों में और भी जागृति फैली है, सरकार के प्रति अपेक्षाएँ बढ़ी हुई हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि सरकार की के प्रति जो अपेक्षाएँ बढ़ी हैं, उसके अनुरूप सरकार का तंत्र काम करने के लिए बाध्य है। फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ के लोगों को समझनी होगी। जैसे ट्रैफ़िक के संबंध में जो एक सेंस है, उसको जब तक आप स्वतः अपने ऊपर ढालेंगे नहीं, तब तक हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि हम ट्रैफ़िक के नियमों को चेंज कर पावें, ट्रैफ़िक के आपकी स्थिति को हम सुधार पाएँ। इसी तरीके से अतिक्रमण यहाँ अन्य शहरों की भांति यहाँ पर जो अतिक्रमण का है स्थिति, वो बहुत ही बुरा है। निश्चित रूप से शहर रोज़गार देता है, छोटे-मोटे ठेला और टेम्परेरी दुकानें हों, लेकिन वो टेम्परेरी ही होनी चाहिए। अब होता क्या है कि लगातार अतिक्रमण को हटाते-हटाते लोगों में ये भावना आती है कि प्रशासन का काम केवल विध्वंस करना है। बेसिकली ये शहर आपका है और अगर आप इसको नहीं सुसज्जित करेंगे, आप इसको नहीं विकसित करेंगे, तो केवल प्रशासनिक प्रयास से ये संभव नहीं होगा कि हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। जो कानून में हम लोगों को शक्तियाँ दी गई हैं, उन शक्तियों का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो मुज़फ्फरपुर के लोग ठीक भी कर देते हैं। इसलिए हम लोग अलर्ट होकर के वो करने का प्रयास करते हैं। बाबा गरीबनाथ की धरती है, कुछ गरीब स्थान के विषय में हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक बात कहूँगा कि जब बिहार का विभाजन झारखंड से हुआ, तो एक तरह से
जो लोगों में कांवड़ यात्रा के प्रति जो देवघर में लालसा थी और लोग आज भी जाते हैं, लेकिन बिहार के विभाजन के बाद खास करके उत्तर बिहार में गरीबनाथ मंदिर एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा तीर्थ स्थल और शिव धाम के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। कोरोना काल से पहले बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर कांवड़ यात्रा का हम लोग आयोजन करते थे। सरकार की भी इसमें सरकार का सहयोग भी रहता था और स्थानीय प्रशासन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग वो हम लोगों का समय हुआ करता था। खास करके हम लोग जब उसकी तैयारी जब करते थे तो तमाम अनुभवों के बाद भी जब हम लोग दूसरी और तीसरी सोमवारी रहते थे तो हम लोगों का सारा चीज़ जो है जो सिस्टम रहता था, एक समय ऐसा अभी आता था, लगता था कि हम लोग फेल हो गए। फिर बाबा गरीबनाथ की कृपा और स्थानीय जो हमारे यहाँ पे स्वयंसेवी हैं, जो मेला में लगभग बाबा गरीबनाथ की सेवा में लगभग आज के डेट में लगभग 2000 स्वयंसेवक इतनी सेवा करते हैं और प्लस में हमारे जितने भी प्रशासनिक और पुलिस के पदाधिकारी और कर्मी हैं, उनकी इतनी तन्मयता से उनकी उस सेवा में लगते हैं कि वो सक्सेस हो पाता है। लेकिन इतना तय है कि वो एक अजीब नज़ारा होता है और हम लोगों ने उसको चूँकि यहाँ पे सेवा दिया है, इसलिए हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और जिन लोगों ने सेवा नहीं यहाँ पे दिया है, उनको वो मेला के बारे में या उसके जो बृहद स्वरूप के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लग सकता। वो उसको एक साधारण मेला समझते होंगे, लेकिन जो साधारण समझने का कोशिश करेंगे, उसके लिए बहुत ही घातक है। अभी वर्तमान में आप जानते होंगे कि इसके बढ़ते महत्ता को देखते हुए जिला स्कूल जैसे एक बड़े प्रांगण को लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसी ईयर में 1 डेढ़ 2 घंटा ऐसा प्रतीत हुआ कि ये भी व्यवस्था अब नाकाफ़ी हो रही है। फिर भी गरीबनाथ बाबा की कृपा थी और लोगों का सहयोग था कि हम लोग अच्छे से किए। उनकी ही कृपा रही कि कोरोना जैसे महामारी से यहाँ पर लोग निजात पाए। अदरवाइज़ जो खेद के साथ कहता हूँ, जो यहाँ के लोगों का नेचर है, उसके अनुसार से कोरोना के संक्रमण को रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मास्क लोग नहीं लगा पाते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हैं। भीड़ तो इतना है कि आप अगर सोमवार के सुबह 9 बजे से लेकर के 12, 1, 2 बजे तक की स्थिति देख लीजिए और शनिवार को संध्या 4:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक की स्थिति देख लीजिए। लोगों को कोरोना काल में अगर लॉकडाउन ना किया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पे बड़ी भयावह स्थिति होती है। दैवी कृपा ही थी जिसके कारण हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षति न करके हम लोग बच पाए। आखिरी सवाल, शहर में सर आप एक अधिकारी हैं, अधिकारी के नाते सर आप क्या सोचते हैं कि शहर में किन-किन चीज़ों में सुधार करके अब मुज़फ्फरपुर शहर को थोड़ा और विकसित किया जा सकता है? देखिए, मुज़फ्फरपुर ही नहीं, बिहार के जितने भी शहर खास करके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसको फैलना पड़ेगा। आपको मैं बताऊं कि मुज़फ्फरपुर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम जो भी हमारा पुराना कम आबादी को कैटर करने वाला जो ड्रेनेज सिस्टम था, वो अब सब समाप्त हो चुका है। मुज़फ्फरपुर एक कटोरे के रूप में रेलवे द्वारा घिरा हुआ है। रेलवे ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया, लाइनें बिछाते चले गए, लेकिन जो पुराने उनके कल्वर्ट थे और जो नया लाइन बिछाने के बाद में जितने कल्वर्ट्स उनको देने थे, उन सब को वो सब ध्वस्त हो गया। फलतः आज मुज़फ्फरपुर का जो ओल्ड पार्ट था वो बिल्कुल भी मतलब आज जल जमाव के से जूझ रहा है। तो ये एक हमारे व्यवसाय के लिए और हमारे उन्नति के लिए बहुत बड़ा बाधक है। दूसरी बात है कि अतिक्रमण इतना अधिक है कि जो भी सरकारी सड़क हैं या सरकारी ज़मीन है, वो बुरी तरीके से अतिक्रमित है। हम लोग लगातार उस पर अतिक्रमण अभियान चलाते हैं। कुछ लोगों के लिए वो अच्छा भी होता है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ख़राब भी होता है। जिसको हम उजाड़ते हैं, जिसके रोज़ी रोटी का वो साधन रहता है, तो उन लोगों में कभी अवेयरनेस नहीं आ पा रहा है कि आखिर बड़े-बड़े शहरों में कहाँ अतिक्रमण है।
लेकिन वहाँ पर भी व्यापार बिजनेस सब कुछ हो रहा है, तो कम से कम वो लोगों में सुधार होवे। तीसरा, यहाँ पे ट्रैफिक का जो नेचर है, वही व्यक्ति जब अन्य शहरों में जाते हैं, अन्य देश में जाते हैं, तो ट्रैफिक के तमाम नियमों का अनुपालन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रैफिक का तरीका है, अगर हमारे सिपाही जो खड़े रहते हैं, सिपाही कोई आपको इन्फोर्सिंग एजेंसी नहीं है, वो आपको बताती है कि आपको इधर से नहीं जाना है, इधर से जाना है, ये वन वे है, ये टू वे है, यहाँ पे नो पार्किंग है। लेकिन उससे अनावश्यक रूप से उलझना, व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास करना, ये सब कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो हमारे शहर को बड़ा ही परेशान कर रखा है। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम लोग ड्रेनेज में और अतिक्रमण पे अगर हम लोग यहाँ पे अच्छे से काम कर लिए, तो निश्चित रूप से शहर का विकास होगा। शहर को फैलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसमें 2-3 रिंग रोड अगर हम लोग पैरेलली बनाते चले जाएँ, तो निश्चित रूप से शहर का फैलाव भी होगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हम लोग, चूँकि नदियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो नदी के में जो हमारा एम्बैंकमेंट है, प्लस में हमारा जो नए बसावट होंगे, उसमें भी ड्रेनेज का प्रॉपर प्लान, ये दोनों साइड बाय साइड करना होगा। अन्यथा आसपास का सारा एरिया हमारा जलग्रहण क्षेत्र है। अतिवृष्टि की स्थिति में जल जमाव जब होगा, तो वो जो नया बसावट भी होगा, वो जल जमाव से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई रिंग रोड बने या फिर हमारा नया बसावट बने, उसमें सबसे पहले ड्रेनेज का प्लानिंग होना चाहिए। सड़कों का अच्छा चौड़ी-चौड़ी सड़कें होनी चाहिए। अतिक्रमण ना करें, ऐसे लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करने का एक जज़्बा होना चाहिए, तभी हम लोग शहर को विकसित कर पाएँगे। ये थे मुजफ्फरपुर के पूर्व एसडीओ डॉक्टर कुंदन कुमार। इन्होंने स्पष्ट इनके हम तमाम बिंदुओं पर बात की, चाहे सक्सेस स्टोरी हो और शहर के विकास हो और शहर में क्या-क्या चीज़ डेवलप हो सकता है ताकि हमारा शहर समृद्ध और सुंदर शहर बन सके। कैमरे के पीछे सहयोगी अविनाश है और मुजफ्फरपुर नाउ आप देख रहे हैं।